हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स जो चल रहा है, उसी चैप्टर में आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया जा चुका है। अब आपको अगले टिश्यूज़ के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। वो है कनेक्टिव टिश्यूज़। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। संयोजी ऊतक, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, संयोजी ऊतक क्या करता है? संयोजित करने का कार्य करता है, जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको पॉइंट जो बताए जा रहे हैं वो एक एक बड़े ध्यान से सुनना है। कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट एबंडेंट। कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ द बॉडी। इस लाइन का मतलब क्या है? जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला या बहुत विस्तृत रूप से पाया जाने वाला बॉडी का टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला और बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से पाया जाने वाला ऊतक होता है। इट कनेक्ट्स, यह कनेक्ट्स करता है या जोड़ता है डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को, अंगों को, एंड प्रोवाइड्स करता है, प्रदान करता है सपोर्ट टू वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल बॉडी। संयोजी ऊतक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, और विस्तृत रूप से वितरित शरीर का ऊतक है। इस तरह से आपको ये बता दिया गया आगे। यह विभिन्न अंगों ऊतकों को सपोर्ट या सहायता प्रदान करता है। आगे ध्यान से देखेंगे। ओ हर्टविग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा कॉल्ड देम मीजेनकाइम। ओ हर्टविग के द्वारा इनको क्या कहा गया? मीजेनकाइम कहा गया। कॉल्ड देम किसको? कनेक्टिव टिश्यू को। क्योंकि दे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, क्योंकि वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से विकसित होते हैं। बिकॉज दे originated from embryonic mesoderm, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डेवलप होते हैं, इसलिए ओ हर्टविग के द्वारा इन्हें क्या कहा गया? मीजेनकाइम कहा गया। किसको? कनेक्टिव टिश्यू को। ओनली कनेक्टिव टिश्यू केवल संयोजी ऊतक कॉन्स्टिट्यूट्स बनाता है 30% ऑफ द टोटल बॉडी वेट का 30% वेट बनाता है। टोटल बॉडी वेट का, हमारे शरीर का जो टोटल वेट होता है उसका 30% कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनाने में योगदान दिया जाता है। मसल्स के द्वारा कितना किया जाता है योगदान? 50%। एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा कितना योगदान किया जाता है बॉडी को बनाने में? एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा 10%। नर्वस टिश्यू के द्वारा 10%। इस तरह से बॉडी को बनाने में कंट्रीब्यूशन किया जाता है डिफरेंट टिश्यू के द्वारा, जो आपको भी बता दिया गया है यहाँ पे। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या बताया गया है। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कहाँ से होती है, ओरिजिन उत्पत्ति। कनेक्टिव
कनेक्टिव टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाई द कनेक्टिव tissues are formed by the mesoderm of embryo। कनेक्टिव टिश्यू की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण की मीजोडर्म या मध्य स्तर से होती है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक के आधारभूत अवयव। कनेक्टिव टिश्यू इस तरह से आपको बताया जाएगा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट कौन से होते हैं, अवयव कौन से होते हैं। 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यूज। 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 अवयव होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक के 3 अवयव होते हैं। दीज आर, ये कौन कौन से अवयव हैं? 3। पहला होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है सेल्स या कोशिकाएं, मैट्रिक्स को आधात्री भी कहते हैं हिंदी में। तीसरा होता है फाइबर्स या रेसे। ये 3 अवयव होते हैं किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। मैट्रिक्स, आधात्री, कोशिका, फाइबर्स या रेसे। 3 अवयव किसके होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के बेटा। तो अब आगे आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा। मैट्रिक्स क्या होता है देखिए ध्यान से। मैट्रिक्स के बारे में, आधात्री के बारे में। मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स इसे ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस, आधारी पदार्थ। इसके बारे में बेटा देखना है। इट इज़ मेनली ए मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इट इज़ मेनली, यह मुख्य रूप से क्या होता है? इट इज़ मेनली ए मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या होता है? मिक्सचर होता है या मिश्रण होता है। कौन? मैट्रिक्स। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का मिश्रण होता है या मिक्सचर होता है। प्रोटीन्स। दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, इसे आइडेंटिफाई किया गया है या पहचाना गया है। दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, इसे पहचाना गया है एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। वेरियस फॉर्म्स ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इस तरह से आप इसको ध्यान से देख लें। ये जो मैट्रिक्स होता है, इट इज़ मेनली मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मिक्सचर होता है, सम्मिश्रण होता है। दीज हैव बीन, इसको आइडेंटिफाई किया गया है या पहचाना गया है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की डिफरेंट फॉर्म्स में, वेरियस फॉर्म्स में पहचाना गया है। किसको? मैट्रिक्स को। द मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड, सबसे ज़्यादा मिलने वाला म्यूकोपॉलीसेकेराइड कौन सा है? द मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्राउंड सब्सटेंस इज हाइलुरोनिक एसिड। पॉलीसेकेराइड ग्राउंड सब्सटेंस इज कौन सा है? हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड। इस तरह से ये आपको बताया जा रहा है बेटा क्या? कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। उस मैट्रिक्स के बारे में ये बताया गया है कि मैट्रिक्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मिक्सचर होता है और इसे आइडेंटिफाई किया गया है म्यूकोपॉलीसेकेराइड के डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में या डिफरेंट रूप के रूप में। द मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्राउंड सब्सटेंस है जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। आगे कनेक्टिव टिश्यू की पहला पार्ट बता दिया आपको मैट्रिक्स। दूसरा पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। सेल्स, द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सेल्स क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप की होती हैं। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करती हैं। पहली जिनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। कौन सी होती हैं पहली बेटा? फाइब्रोब्लास्ट होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या करती हैं? प्रोड्यूस फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, रेसे और क्या आधात्री को पैदा करती हैं। कौन? फाइब्रोब्लास्ट। दूसरी होती हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू
एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल्स कहते हैं। पहली वाली बताई थी वो कौन सी थी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, दूसरी एडिपोज सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, फैट स्टोर होती है, स्टोर फैट्स, फैट स्टोर करती हैं। तीसरी सेल्स होती हैं प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मोसाइट्स भी कहलाती हैं, और प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहलाती हैं। प्लाज्मेटोसाइट्स क्या कहलाती हैं बेटा, प्लाज्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। सिंथेसाइज एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं, सिंथेसाइज एंटीबॉडी, जैसे बॉर्डर पर सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के एक तरह से बॉर्डर फोर्स होती है एंटीबॉडीज़, जो हमारी बॉडी को डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है, विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बॉडी को बचाव करती है। एंटीबॉडी प्रोटीन्स होती हैं केमिकली। अगला मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स, यहाँ पे बेटा मास्ट सेल के बारे में बताया जा रहा है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होती हैं, जिन्हें मास्टोसाइट्स भी कहते हैं। मास्टोसाइट्स प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करती हैं, हिस्टामीन प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस हिस्टामीन, हेपेरिन प्रोड्यूस करती हैं, एंड हेपेरिन के अलावा और भी दूसरे केमिकल सीरोटोनिन प्रोड्यूस करती हैं। सीरोटोनिन, मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं, हिस्टामीन, हेपेरिन और सीरोटोनिन प्रोड्यूस करती हैं। मास्ट सेल्स आर रिलेटेड टू बेसोफिल्स, बेसोफिल से रिलेटेड होती हैं। मास्ट सेल्स रिलेटेड टू बेसोफिल से संबंधित होती हैं। कौन सी, मास्ट सेल्स। बेसोफिल्स जानते हैं क्या होती हैं, WBC कई टाइप्स होती हैं बेटा बेसोफिल्स, जिनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में बताएंगे, ब्लड के कंपोजिशन में आपको इनके बारे में, ऑफ द ब्लड। बेसोफिल्स को WBC कई टाइप्स होती हैं। आगे हिस्टामीन क्या करता है, इसमें जो हिस्टामीन होता है, जो मास्ट सेल के पास सीक्रेट केमिकल हिस्टामीन है, हिस्टामीन डाइलेट्स फैलाता है द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो ब्लड रक्त वाहिनियों की दीवार होती है उसको फैलाता है। डाइलेट्स द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स इन इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस, इन इन्फ्लेमेटरी प्रदाह प्रक्रियाएँ जो होती हैं उनमें और एलर्जिक रिएक्शन में ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को फैलाता है। एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस में। वाइल हेपेरिन क्या करता है, हेपेरिन, जबकि हेपेरिन का फंक्शन क्या है, हेपेरिन रोकता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग को, चेक्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग को, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसे कहते हैं एंटीकोएगुलेंट के रूप में काम करता है। कौन, हेपेरिन, एंटीकोएगुलेंट मतलब स्कंदन का प्रतिरोधी के रूप में काम करता है। इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर। इस तरह से आपको बता दिए हेपेरिन का फंक्शन क्या है। आगे सीरोटोनिन, जो मास्ट सेल के द्वारा सीक्रेट होता है केमिकल, उसका नाम है सीरोटोनिन। एक्ट्स एज ए वैसोकंस्ट्रिक्टर, मतलब रक्त वाहिनियों को सिकुड़ने का काम करता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। कौन, सीरोटोनिन, वैसोकंस्ट्रिक्टर टू अरेस्ट ब्लीडिंग, क्या करता है, ब्लीडिंग को अरेस्ट कर देता है, रक्त निकलने की प्रक्रिया को अरेस्ट कर देता है, रोक देता है। एंड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। एंड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कौन, सीरोटोनिन। इस तरह से अब आपको अगली सेल के बारे में बताया जाएगा। वो सेल है 5वें नंबर पर सेल्स जो बताई जाएगी आपको, मैक्रोफेजिज। मैक्रोफेजिज कोशिकाएँ क्या होती हैं, जिन्हें हिस्टोसाइट्स भी कहते हैं या प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहते हैं। हिस्टोसाइट्स भी कहते हैं और प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहलाती हैं। इंजेस्ट सेल डेब्रिस मतलब निगल लेती हैं, सेल डेब्रिस मतलब कोशिका के मलबे को। कौन, मैक्रोफेजिज। बैक्टीरिया को निगल लेती हैं, फॉरेन मैटर्स को निगल लेती हैं। बैक्टीरिया एंड फॉरेन मैटर, इस तरह से आप समझ गए होंगे इनके बारे में। मैक्रोफेजिज आर ड्राइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स से बनती हैं मैक्रोफेजिज। मैक्रोफेजिज आर ड्राइव्ड
फ्रॉम मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स से ड्राइव्ड होती हैं कौन, मैक्रोफेजेस। इस तरह से हमने आपको यहाँ पे मैक्रोफेजेस के बारे में बता दिया। मैक्रोफेजेस के बारे में आप समझ गए होंगे क्या करती हैं, कोशिका के मलबे को निगलती हैं, बैक्टीरिया को निगलती हैं, फॉरेन मटेरियल्स को भी निगल लेती हैं। मैक्रोफेजेस किससे ड्राइव होती हैं, व्युत्पन्न होती हैं, मोनोसाइट से व्युत्पन्न होती हैं। मोनोसाइट भी WBC का ही टाइप होती हैं। इस तरह से आपको ये बता दिया। अब अगली सेल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। जो सेल है बेटा लिम्फोसाइट्स। कौन सी सेल के बारे में बताया जा रहा है, लिम्फोसाइट्स। ये भी कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बनाना फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। लिम्फोसाइट इंजेस्ट सेल डेब्रिस, ये भी सेल डेब्रिस को, कोशिका के मलबे को इंजेस्ट करती हैं, निगलती हैं। सेल डेब्रिस, इंजेस्ट सेल डेब्रिस, बैक्टीरिया को निगलती हैं एंड फॉरेन मैटर को, ये भी उन्हीं की मैक्रोफेजेस की तरह ही। फॉरेन FOREIGN फॉरेन मैटर। इस तरह से आपको ये इनके बारे में याद रखना है। अगली सेल्स होती हैं मीजेनकाइम सेल्स। मीजेनकाइम सेल्स, मीजेनकाइम सेल्स कौन सी होती हैं, गिव राइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। जो क्या करती हैं, वेरियस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करती हैं। गिव राइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वेरियस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करती हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कौन सी, मीजेनकाइम सेल्स। अगली क्रोमेटोफोर्स, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट होती हैं। क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स क्या करती हैं, पिगमेंट सेल भी कहलाती हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या कहलाती हैं, पिगमेंट सेल बेटा, पिगमेंट सेल्स कहलाती हैं। आर फाउंड इन द डर्मिस, त्वचा की जो डर्मिस लेयर होती है उसमें पाई जाती हैं। डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ द स्किन, वेयर दे इम्पार्ट कलर टू द एनिमल, जो एनिमल्स को कलर देती हैं। वेयर दे इम्पार्ट कलर टू द एनिमल्स, यहाँ पर ये क्या करती हैं, एनिमल्स को कलर प्रदान करती हैं। अब अगली कोशिकाएँ कौन सी होती हैं, रेटिकुलर कोशिकाएँ, रेटिकुलर सेल्स। ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट होती हैं। रेटिकुलर सेल्स ये क्या होती हैं, दे फॉर्म रेटिकुलर टिश्यू। वो क्या करती हैं, रेटिकुलर टिश्यू फॉर्म करती हैं। दे फॉर्म रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू बनाती हैं। एंड आर फैगोसाइटिक इन नेचर, नीचे और स्वभाव में कैसी होती हैं, फैगोसाइटिक होती हैं। एंड आर फैगोसाइटिक इन नेचर, स्वभाव में फैगोसाइटिक होती हैं। बेटा अभी जो आपको यहाँ पे बताया हमने मोनोसाइट्स के बारे में, ईओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट हो सकती हैं। कौन कौन सी, मोनोसाइट, ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये सब क्या होती हैं, WBC होती हैं। ये सेल तो होती ही हैं, इनके अलावा हमने और दूसरे भी नाम बता दिए हैं आपको। मोनोसाइट, ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये सब क्या होती हैं, WBC होती हैं। इधर उधर कड़िकाएँ कहलाती हैं, इनके नाम अभी आपको बताए गए हैं। तो इस तरह से बेटा हमने आपके इनके डायग्राम के बारे में अभी आपको पहले इनके डायग्राम के बारे में आपको बताया हुआ था। अच्छी तरह इनका डायग्राम हमने आपको समझाया था। ये डायग्राम देख लीजिए। फाइब्रोब्लास्ट की शेप ऐसी होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की, ऑब्जर्व कर लें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और ये हैं एडिपोज सेल्स, ऐसी होती है, एडिपोज सेल को ऑब्जर्व कर लें, इसमें फैट स्टोर होती है। प्लाज्मा सेल्स, ये आपको बता दिए प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। प्लाज्मा सेल्स इनके बारे में ऑब्जर्व कर लें, प्लाज्मा सेल्स के स्ट्रक्चर को। मास्ट सेल जो हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन जैसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं और जो बेसोफिल से रिलेटेड होती हैं, मास्ट सेल्स, इनके बारे में ऑब्जर्व कर लें, ये आपको बताया है। मैक्रोफेजेस जो ड्राइव किससे होती हैं, मोनोसाइट से ड्राइव होती हैं, इनका डायग्राम आप ऑब्जर्व कर लेंगे अच्छी तरह से। हिस्टोसाइट्स भी कहते हैं। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, प्रतिरोधकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर लें, WBC का ही टाइप है। मीजेनकाइम सेल्स को ऑब्जर्व कर लें, इस टाइप से मीजेनकाइम सेल होती है। क्रोमेटोफोर्स जो हमारी स्किन में डर्मिस लेयर होती है उसमें पाई जाती हैं और एनिमल्स में स्पेसिफिक कलर के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्रोमेटोफोर्स को ऑब्जर्व कर लें, क्रोमेटोफोर्स हैं। और रेटिकुलर सेल्स इस टाइप की होती हैं, जो अभी आपको रेटिकुलर सेल्स के बारे में बताया था। रेटिकुलर सेल्स क्या करती हैं, फैगोसाइटिक नेचर में होती हैं और रेटिकुलर टिश्यू फॉर्म करती हैं। इस तरह से इन स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व कर लें आप अच्छी तरह से।
तरह से ये स्ट्रक्चर आपको बता दी गई है। एक बार बेटा अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, मीजेनकाइम सेल्स, क्रोमेटोफोर्स और रेटिकुलर सेल्स, ये सब सेल्स क्या बनाती हैं? कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करती हैं ये सभी सेल्स। इस तरह से आपको ये बता दिया गया बेटा। अब आगे ध्यान से देखना है। कनेक्टिव टिश्यू, ये हमने दो पार्ट बता दिए कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू दो चीज़ों से मिलकर, तीन चीज़ बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। उनमें सबसे पहला तो आपको बता दिया कि सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा होता है? मैट्रिक्स होता है, दूसरा सेल्स होता है और तीसरा कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होता है। तीन चीज़ों का तीसरे पार्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, इसके बारे में आपको देखना है। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के होते हैं। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं कौन से? कोलेजन, कोलेजनस और कोलेजन फाइबर्स। कोलेजनस और कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले फाइबर्स होते हैं जिन्हें वाइट फाइबर्स भी कहते हैं। कौन से फाइबर्स कहते हैं बेटा? इन्हें वाइट फाइबर्स कहते हैं। कोलेजनस फाइबर, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं बेटा? कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। कोलेजन प्रोटीन वहन बॉइल्ड इन वाटर, कोलेजन चेंजेस जब बॉईल किए जाते हैं, वहन बॉइल्ड इन वाटर, वहन बॉइल्ड इन वाटर कोलेजन चेंजेस इनटू जिलेटिन। कोलेजन किसमें चेंज हो जाते हैं? जिलेटिन में बदल जाते हैं। बॉइल्ड इन वाटर कोलेजन, कोलेजन चेंजेस इनटू जिलेटिन। कोलेजन चेंजेस इनटू जिलेटिन। इस तरह से आपको बेटा ये याद रखना है। आगे इन्हीं फाइबर्स के बारे में। दीज फाइबर्स अक्सर इन बंडल्स में पाई जाती हैं, समूह में मिलते हैं। दीज फाइबर्स आर अकर इन बंडल्स। किसमें मिलते हैं बेटा? ये बंडल्स में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं। अकर इन बंडल्स में मिलते हैं। एंड आर अनब्रांच्ड होते हैं, अशाखित होते हैं। कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। इन इलास्टिक, अप्रत्यास्थ होते हैं। इन इलास्टिक होते हैं। कौन से? कोलेजन फाइबर्स। अब दूसरे कौन से होते हैं? पहले तो आपको बता दिए कोलेजनस फाइबर। कोलेजन फाइबर्स किसके बने होते हैं? कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। जब पानी में बॉईल किए जाते हैं तो किसमें चेंज हो जाते हैं? जिलेटिन में चेंज हो जाते हैं। और ये फाइबर्स बंडल्स के रूप में पाए जाते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, अशाखित होते हैं और कैसे होते हैं? इनइलास्टिक, अप्रत्यास्थ होते हैं। अब दूसरे आपको यहाँ पर बताए जाएंगे कौन से? इलास्टिक फाइबर्स के बारे में। तो इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं उनके बारे में सुन लें। इलास्टिक फाइबर्स को बेटा येलो फाइबर्स भी कहते हैं। जैसे कोलेजन फाइबर्स को वाइट फाइबर्स कहते हैं, वैसे ही इलास्टिक फाइबर्स को क्या कहते हैं? येलो फाइबर्स कहते हैं। आर फॉर्म्ड ऑफ ए प्रोटीन, प्रोटीन के बने होते हैं। आर फॉर्म्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड, प्रोटीन के बने होते हैं जिस प्रोटीन को कहते हैं इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। दीज फाइबर्स आर ब्रांच, जैसे वो अनब्रांच्ड होते हैं कोलेजन, ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं इलास्टिन। दीज फाइबर्स आर ब्रांच्ड, ये फाइबर्स कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। दीज फाइबर्स आर ब्रांच्ड होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। ये जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग एक बार दबाने पर अपने अपनी अवस्था में लौट के आ जाती है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं हिंदी में। तो ये इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। इस तरह से आपको बताया गया। दीज फाइबर्स आर ब्रांच्ड एंड इलास्टिक होते हैं। तीसरे फाइबर्स कौन से होते हैं बेटा? रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। कौन से होते हैं? रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स, ये तीसरा पार्ट बताया जा रहा है ना कनेक्टिव टिश्यू का, उन्हीं में रेटिकुलर फाइबर्स लास्ट में आपको बताए जा रहे हैं। दीज फाइबर्स आर डेलिकेट होते हैं। दीज फाइबर्स आर, ये रेसे डेलिकेट होते हैं, ब्रांच शाखित होते हैं। इन इलास्टिक, ये भी अप्रत्यास्थ होते हैं। डेलिकेट, ब्रांच्ड, शाखित होते हैं एंड इन इलास्टिक होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ रेटिकुलम प्रोटीन, ये किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ रेटिकुलम प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ, ये बने होते हैं रेटिकुलम प्रोटीन के। मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन के? रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क, क्या करते हैं? नेटवर्क फॉर्म करते हैं ये हमेशा। दे ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क, क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं। कौन से? रेटिकुलर फाइबर्स।
इस तरह से हमने आपको ये डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बारे में बता दिया। कनेक्टिव टिश्यू के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनमें हमने आपको तीनों कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में बता दिया, उसके बाद सेल्स के बारे में बता दिया, तीसरा फाइबर्स के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कंपेरिजन, तुलना। कंपेरिजन मतलब तुलना बिटवीन द फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बीच में फाइबर्स के बीच में तुलना की गई है। कंपेरिजन बिटवीन, जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। बिटवीन द फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बीच में तुलना की गई है। तीनों फाइबर्स जो बताए गए ना, अभी आपको कोलेजन फाइबर्स बताया गया, इलास्टिन फाइबर्स बताया गया, रेटिकुलर फाइबर्स के बताया गया, उनके बीच में तुलना करके आपको समझाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नेचर के बारे में बताया जाएगा। दूसरा यहाँ पे बताएंगे हम कोलेजन फाइबर्स के बारे में। कौन से फाइबर्स? कोलेजन फाइबर्स, इस कॉलम में कोलेजन फाइबर्स। तीसरा यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा इलास्टिक फाइबर्स। कौन सा फाइबर्स? इलास्टिक फाइबर्स, जिसे कहते हैं येलो फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स को वाइट फाइबर्स कहते हैं और इलास्टिक फाइबर्स को क्या कहते हैं? इलास्टिक फाइबर्स को कहते हैं येलो फाइबर्स। और तीसरे रेटिकुलर फाइबर्स जो भी आपको बताए गए हैं, रेटिकुलर फाइबर्स, इनके बारे में देखना है आपको। सबसे पहले आपको लोकेशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे लोकेशन, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? टेंडन्स में मिलते हैं। मोस्ट एबंडेंट इन टेंडन्स में पाए जाते हैं। टेंडन्स में मिलते हैं, मोस्टली कहाँ मिलते हैं? टेंडन्स में मिलते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं? द जॉइंट बिटवीन बोन्स एंड मसल्स इज नॉन एज, जो जॉइंट बोन मसल के बीच में होते हैं उन्हें टेंडन्स कहते हैं। हिंदी में ना कहते हैं कंडराएँ, कंडराएँ कहते हैं, कंडराएँ। इलास्टिन फाइबर्स कहाँ मिलते हैं? लिगामेंट्स में मिलते हैं, जिन्हें स्नायु कहते हैं हिंदी में। लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट होते हैं द जॉइंट बिटवीन बोन टू बोन, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जिन जॉइंट पर जुड़ती है उसे लिगामेंट कहते हैं। मोस्ट एबंडेंट, तो इलास्टिन फाइबर्स कहाँ मिलते हैं? मोस्ट एबंडेंट